साथियों, आज मैं चर्चा करने वाला हूं भारत, चीन और अमेरिकी संबंधों की। अमेरिका क्यों? अमेरिका इसलिए कि भारत की विदेश नीति पे, यहाँ तक कि घरेलू नीति पर भी अमेरिकी हाथ स्पष्ट दिख रहा है और बढ़ रहा है। पिछले 2-3 दशकों में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो पूरी की पूरी विदेश नीति उस तरफ झुक गई, जिसमें इजराइल भी महत्वपूर्ण बन गया हमारे लिए। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने पत्र में अमेरिका को लिखा कि आप चीन को मोस्ट फेवरेबल नेशन का दर्जा क्यों दे रहे हैं, वो हमें दे। और अमेरिका ने उसे जग जाहिर कर दिया और हमारी अच्छी खासी बेइज्जती हुई। खैर, इस बेइज्जती का कोई खास असर हमारे राजनीतिज्ञों पर नहीं पड़ता है। बाद में मनमोहन सिंह आए और उनकी खासी दिली ख्वाहिश थी कि भारत अमेरिका के कहे हिसाब से जो न्यूक्लियर पैक्ट है उस पर साइन करे, जिसका भाजपा विरोध कर रही थी। बाद में भाजपा ने उसका समर्थन किया जब वो सत्ता में आए। उनकी ही इच्छा थी कि भारत और अमेरिका के बीच में मिलिट्री संबंध बढ़े और अमेरिका को अधिकार मिले कि हमारे मिलिट्री बेसिस का भी वो इंस्पेक्शन कर सके। बदले में हम भी करेंगे, हम क्या करेंगे वो नहीं पता। जो कि अब जाके उसको मोदी सरकार ने उस पे हस्ताक्षर कर दिए, उसकी मान्यता मान ली है। इसलिए जो भी हमारे संबंध बनते हैं हमारे अपने मित्रों के साथ, मित्र देशों के साथ, पड़ोसियों के साथ, यूएनओ में जो हमारा पहल होता है, उस पे अमेरिकी हाथ स्पष्ट रूप से दिखता है। केवल अमेरिका ही नहीं, नाटो है, यूके है, इजराइल है। पता नहीं इजराइल इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया दोस्तों, लेकिन है। और इसका जो खास एग्जाम्पल है वो है, 1-2 की चर्चा मैं करता हूं। क्वाड जब भी बना, जैसे भी बना, 2004 में जापान के प्रधानमंत्री अबे ने इसका इनिशिएटिव लिया। जब यहाँ पे एक भारी तूफान आया था, सुनामी आया था और श्रीलंका तबाह हो रहा था, तब 4 देशों ने मिलकर भारत के साथ मदद देने की कोशिश की थी। काफ़ी मदद भी की थी। यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। और उसका नाम इन्होंने बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ता गया क्वाड के नाम से दिया। क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, यह सिक्योरिटी में बदल गया। और हाल फिलहाल में अभी आपको पता होगा कि क्वाड में नेवल एक्सरसाइज हुआ जिसपे चीन ने काफ़ी नाराज़गी जाहिर की है। क्वाड में लाने की कोशिश बांग्लादेश को भी हो रहा था कि उसे भी हम ले आएं, बाकी जो भी देश आ सकते हैं, फिलीपींस हो। वैसे उनकी एक मीटिंग में फिलीपींस और वियतनाम तक भी शामिल हुए थे। तो क्वाड से चीन क्या बहुत ही बेचैन है? हम आते हैं इस पे। चीन की बेचैनी को हम रहने दें, या चीन ने अपने पैर पे क्या कुल्हाड़ी मार ली है? हमारे न्यूज़ चैनल में इस तरह के बहस होते हैं और अधिकांश लोग कहते हैं हाँ उसने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है, इंडिया से लड़के और क्वाड को मजबूत करके। 5 आइज, जिसमें यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं, जिसकी स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में हुई थी और उसके बाद से बढ़ा था यूएसएसआर के खिलाफ में इंटेलिजेंस शेयर करने के लिए। सारे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं। आखिर यह सब क्यों हो रहा है? हल्के में वर्ल्ड मार्केट, इसकी चर्चा मैं बार बार करता रहता हूं। दुनिया के बाजार पे अपने महत्व को बढ़ाना। दुनिया का बाजार बिल्कुल बढ़ चुका है, कोना कोना बढ़ चुका है। यदि आप सड़क के किनारे जो आपका साप्ताहिक हाट लगता है दिल्ली में या कहीं भी आप खरीदने जाते हैं, वहाँ आलू यदि 12 रुपये किलो या 22 रुपये किलो खरीदते हैं तो उस पर भी मोनोपोली प्राइसिंग का असर है। वह उससे मुक्त नहीं है। आपका कोई पड़ोसी आपको मुफ्त में आलू दे जाए तो वह वर्ल्ड मार्केट का हिस्सा नहीं है।
इसका विजन क्या है, ये क्वाड का या अमेरिका का, या अमेरिका के साथ भारत के मिलने का? वर्ल्ड मार्केट में हिस्सेदारी बढ़ानी है। अमेरिका की हाल फिलहाल में देखें तो ब्राज़ील उसके हाथ में चला गया, इंडिया पूरी तरह से उसके हाथ में चला गया, और पहले जाएं तो यूक्रेन है, पोलैंड है, वो कई और भी देश हैं जो यूएसएसआर से टूटकर अलग देश बने थे 1990-91 के बाद से। और यहाँ पे जो भारत के साथ संबंध है इस रीजन का, इंडियन पैसिफिक ओशन में, कहने के लिए वो क्या कहते हैं, उनका विजन क्या है? फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक ओशन, फ्री एंड ओपन रूल बेस्ड मेरीटाइम ऑर्डर इन साउथ एंड ईस्ट चाइनीज सी। इनडायरेक्ट मैं एक वर्ल्ड मार्केट की बात कर चुका हूं। दूसरा क्या है? कंटेन चाइना। चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और यूएसए को भी खतरा हो रहा है। चाइना के इस तरह के मिलिट्री अलायंस शायद ही नजर आए, लेकिन इकोनॉमिक अलायंस भरे हुए हैं। ब्रिक्स को तोड़ दिया यूएसए ने, इकोनॉमिकली भले ही जो कुछ रहे हो, लेकिन वह खत्म हो चुका है। ब्राजील के भूतपूर्व राष्ट्रपति की पहले कल्पना थी कि इंटरनेट के जगह पे हम पांचों मिलकर अपना एक दूसरा नेट तैयार करें, इंडिपेंडेंट, जैसे आजकल बहुत सारे विजन हैं। ईरान का विजन था कि हम यूएस डॉलर से मुक्ति पाए, जो अब चीन फिर से उसको लेकर आगे बढ़ रहा है। इससे अमेरिका में बहुत बेचैनी है। इंडो चाइना आर्म जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ साथियों, और अब जाके वहां शांति हुई, इसके पीछे भी क्या अमेरिका का हाथ हो सकता है? सोचिएगा, हमारे पास कोई इस तरह की खबर नहीं है। साथ साथ ये भी सवाल आते हैं कि हम कितना भी अमेरिका के साथ जाएं, क्या हम मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो चीन के साथ तो हम जीत पाएंगे? इसलिए कि अमेरिका हमारे पक्ष में आ गया है। क्या अमेरिका इस युद्ध में साथ देगा मिलिटरली? 99% नहीं। हमारे कई विशेषज्ञ तथा कथित कहते हैं कि चीन को एक बहुत बड़ी संख्या ताइवान के अगेंस्ट में, साउथ चीन के अगेंस्ट में रखनी पड़ेगी, इसलिए चीन कमजोर पड़ जाएगा। जाड़े के दिन में चीनी सैनिक नहीं टिक पाएंगे। वहां माँ बाप के इकलौते बच्चे होते हैं, इसलिए डरपोक होते हैं, इसलिए नहीं लड़ पाएंगे। चलिए, ये आपके विजन के ऊपर छोड़ता हूं। तो साथियों, चीन और भारत की जो विदेश नीति जो आपस में है, वह केवल चीन भारत तक सीमित नहीं है। उसमें अमेरिकी हाथ है, नाटो है, यूरोपियन यूनियन है, इजराइल है, सऊदी अरबिया है, और हमारी खुद की, भारत की खुद की जो देश नीति, जो अंदर की आर्थिक स्थिति है, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति है, उसको ढकने के एक प्रयास में जो भारतीय राजनेता, जो इसके शासक बनते हैं, चाहे वो कांग्रेस रहा हो या भाजपा रहा हो, एक उपाय है, भागते हैं यह। और उसके जो समर्थक है बड़े खुश होते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति से हाथ मिला लिया। कमाल है। और इस नतीजे में, इस चक्कर में साथियों, जो भारत की एक स्वतंत्र विदेश नीति और यहां तक कि जो हमारी सार्वभौमिकता थी, वह सिकुड़ रहा है। खतरे में नहीं, सिकुड़ चुका है। क्या इसने टिपिंग पॉइंट क्रॉस कर लिए? ऐसा नहीं कि टिपिंग पॉइंट क्रॉस करने के बाद हम वापस नहीं आ सकते, लेकिन उसके लिए साधारण तरीके से वापसी संभव नहीं है, क्योंकि जहां अमेरिकी अर्थ प्रवेश करती है, उसके पीछे पीछे पॉलिटिक्स एंड उसके सीक्रेट एजेंसी जितने, वो सारे घुसते। वह केवल सत्ताधारी नेताओं के साथ ही उनकी घुसपैठ नहीं होती, विपक्षी नेताओं में भी, विपक्षी दलों में भी होता है।
वहाँ के मिलिट्री में, वहाँ के पुलिस में, वहाँ के सीक्रेट सर्विसेज में, हर जगह उनका प्रवेश होता है और उसको वह अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। और उस जकड़ से निकलना साथियों, यह कुछ दिनों कुछ महीनों का खेल नहीं है। क्रांति हो जाए तो बात अलग है। और ये जितनी बातें मैं कर रहा हूं वह तो आपके सामने भी है। यह बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है उससे और भी गहरा अधिक कुछ हो रहा है जो हमें पता नहीं है। और जरा सोचे, हम अपनी हिंदू आइडेंटिटी को लेकर परेशान है कि उसको स्थापित कर रहे हैं, हिंदू एक हो जाओ, जबकि ये सारे क्रिश्चियन एक हो जाओ, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कर रहे हैं। और अमेरिका में एशियन हेट जो चला था जिसमें भारतीयों को भी मारा गया था, ब्लैक के अगेंस्ट में जो हो रहा है सो हो रहा है। अब भी वहां के प्रमुख नागरिकों में से नहीं आते। कनाडा जिसे कहा जाता था कि यह एक वैसा देश है जहां रेसिज्म मिनिमम है, उसके 100 वर्ष के इतिहास से लेकर आज तक का इतिहास देख ले, वर्तमान देखें तो आपको भी वही नजर आएगा। स्वीडन में भी कुछ अलग नहीं है। तो हमारी विदेश नीति का आधार यदि हमारे देश के ताकत से बनता है, नेशनल इंटरेस्ट से बनता है, तो हमारी ताकत आर्थिक, मिलिट्री, पॉलिटिकली हर जगह कमजोर हुआ है। और साथियों, विश्व गुरु दूसरों के कंधों पर चढ़ के नहीं होता है। एक बच्चा को, अपने बेटे को या पड़ोसी के बच्चे को मैं कंधे पे घुमा रहा हूं, बच्चा खुश हो रहा है कि मेरे से ऊपर चला गया है, लेकिन बाप को ही पता है और बच्चे को भी एहसास है उसका कि वह बाप का बाप नहीं बन गया, कभी बन भी नहीं सकता है। और अमेरिका का प्रवेश मैं पहले भी कह चुका हूं कि नॉर्थ ग्लोब, साउथ ग्लोब के किसी भी देश में पूंजी का निवेश करता है, आपको मदद करता है, तो वह $1 के बजाय $14 वापस ले जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, यह भूलने की चीज़ नहीं है। और इस चक्कर में हमने सार्क, ब्रिक्स की बात कर चुका हूं। हमारे जो अपने संगठन थे उसमें हमारी स्थिति कमजोर हुई है, संगठन तक को हमने खत्म कर दिया है। और यूएस चीन के बीच में जो ट्रेड है 2018 में, ट्रंप के समय में, जी हाँ, $750 बिलियन के बराबर था। और उनका जो टू वे इन्वेस्टमेंट था, आपसी जो संबंध था, उसमें 386 बिलियन डॉलर 2020 तक में था। और वहां का जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है इसको नहीं चाहते खत्म हो। शी और बाइडेन के बीच में हाल फिलहाल में टेलीफोन पर चर्चा हुई थी और बाइडेन ने उसमें कहा कि मैंने शी को यह बता दिया कि हमें आपके साथ संबंध रखने में कोई दिक्कत नहीं है जब तक कि वह अमेरिकी जनता के हित में ना हो। अमेरिकी जनता के हित या अमेरिकी कॉरपोरेट वर्ल्ड के हित, यानी इस चीज को आगे बढ़ाते रहेंगे, दिखाने के लिए ऊपर से एक दूसरे को जितना भी हंगामा मचा ले वह होता रहेगा, लेकिन कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों, हमारे संबंध, हमारी आर्थिक नीति, हमारी विदेश नीति, हमारी पड़ोसियों के साथ संबंध, यह अमेरिका के कहने से, इजराइल के समझाने से, और हम खरीद रहे हैं, अंधाधुंध खरीद रहे हैं। इजराइल का आधा से अधिक जो आम एक्सपोर्ट होता है, जो बेचता है, जिसमें मुझे अंदाजा नहीं है लेकिन 40-50 से लेकर 100% तक मुनाफा वो कमाते हैं, वह भारत देता है। और चीन बहुत सारे ऐसे संगठनों में है जहां भारत दरकिनार हो रहा है। RCEP, भारत पहले इसमें था, होने की बात करता था लेकिन अब नहीं है। SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यह केवल इकोनॉमिक कोऑपरेशन नहीं है साथियों, यह पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे ही चीन का एशियान के साथ रिलेशन है। एशियन बैंक में इसका जो दबदबा है, चीन का जो रशिया के साथ संबंध है, और उनके साथ मिलकर बहुत सारे ऐसे देशों के साथ जो अमेरिकी खेमे से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रमुख रूप से कहें तो ईरान
और लैटिन अमेरिका के कई देश हैं, वेनेजुएला, बोलीविया, इनमें प्रमुख, अर्जेंटीना भी है। अब शायद पेरू में भी, जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूं, वामपंथी आ रहे हैं, तो वहां भी अमेरिका का बाहर निकलना तकरीबन तय है। और चीन यूएनएससी का परमानेंट मेंबर है 1970 से, ताइवान को हटाने के बाद से। नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन का भी सिग्नेटरी है। और इस तरह से चीन की फॉरेन पॉलिसी, जहां तक डोमेस्टिक पॉलिसी की बात करते, डोमेस्टिक ताकत की बात करते हैं, चीन की फॉरेन पॉलिसी बहुत ही कंसिस्टेंट है। वह ब्राजील जैसा नहीं है कि आज तक वह पैलेस्टीनियन को साथ देता था, कल बोल्सोनारो आते हैं तो वह जाके नेतान्याहू का पैर छू के आते हैं। लिटरली नहीं, लेकिन मतलब वही है। सीधे के सीधे अमेरिकी कैंप में चले जाते हैं, अपने देश की आर्थिक नीति को तबाह कर देते हैं। करीब आधा ट्रिलियन यूएस डॉलर वह पिछले 3-4 साल में ब्राजील से निकल के अमेरिका और बाकी देशों में चले गए। यह कौन सी विदेश नीति है? चीन ऐसा नहीं करता है, बहुत कंसिस्टेंट। चीन, फिर मैं बताऊं, कोई समाजवादी देश नहीं है। वह एक पूंजीवादी देश है, एक तानाशाही पूंजीवादी देश है, लेकिन उसकी जो ही पॉलिसी है बहुत कंसिस्टेंट होते हैं, ओवरनाइट नहीं बदलते हैं। वह तमाशा करके जनता को मूर्ख नहीं बनाता है, जैसे ट्रंप करते हैं, या पहले हिटलर करता था, मुसोलिनी करता था, स्पीचिफाई करके, भाषण देके, मीडिया के तहत, सोशल मीडिया के तहत जो आजकल हो रहा है। इस तरह की वो मूर्खता वाला नहीं काम करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। तो साथियों, इसके साथ मैं खत्म करूंगा। चीन की विदेश नीति तकरीबन कुछ कुछ मिलती है जो यूएसएसआर की विदेश नीति थी। विदेश नीति के लिए केवल राजनीतिज्ञ है नहीं, खास दूसरे देशों के साथ संबंध करने के पहले या बाद भी उसका अध्ययन बहुत गहरे आधार पर किया जाता था, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, उसका इतिहास हो। इस तरह से उसकी एक विदेश नीति बनाई जाती थी, जो कि पूरे यूएसएसआर के हित में और पूरे विश्व में जो इनकी महत्वाकांक्षा थी या जो इनकी फॉरेन पॉलिसी थी, उससे मेल खाती थी। और यदि बदलाव के लिए होता था तो फिर मीटिंग होता था, वह तमाशा नहीं था। चीन ने उसको सीखा है या खुद ही डेवलप किया, जो भी है। हमारी विदेश नीति ऐसे नहीं है। एक सत्ता बदलने से विदेश नीति 180 डिग्री पलट जाता है, 90 डिग्री से तो ज़्यादा पलट ही जाता है। साथियों, आप मेरी बातें सुनते रहे हैं, आप टिप्पणी करें, बताएं कि आपको यह कैसा लगा। अच्छा या खराब में मत करें, थोड़ा हट कर लिखें कि आपको और क्या चाहिए। यदि आपको गलत लगता है तो लिखें गलत है, और किसी खास विषय पर मुझसे सुनना चाहते हैं तो उसकी चर्चा करें। धन्यवाद।